चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जैसे हम देख भी रहे थे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बेसिकली किस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है T और लेट से सराउंडिंग का टेम्परेचर है Ts। अगर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में और सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर अगर नहीं है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से जो नेट हीट बाहर निकल रही है, जब मैं कह रहा हूँ कि नेट हीट बाहर निकल रही है, देन आई मीन दैट कि जितनी हीट बाहर निकल रही है माइनस जितनी इसने एब्जॉर्ब किया है नेट, वो जो नेट हीट बाहर निकल रही है उसकी जो रेट है, जैसे मैं कुल मिलाकर पावर कह सकता हूँ, दिस पावर या फिर रेट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर ये हीट बाहर जाने वाले अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस है तो आप लिख सकते हो कि सर दिस dq कैन बी रिटन एज माइनस ms dt, नीचे फिर से लगा सकता हूं मैं dt। ये माइनस किस बात का, क्योंकि हीट अगर बाहर जाएगी तो टेम्परेचर घटेगा, तो dt खुद नेगेटिव आएगा। ये dt नेगेटिव आएगा तो ऑफ कोर्स है ना, टेम्परेचर तो लगातार घट रहा है तो dt नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपका RHS भी पॉजिटिव, LHS भी आपका पॉजिटिव। आप यहाँ से एक बात और कह सकते हो कि हमारा जो dt अपॉन dt है इसकी वैल्यू आ गई है बेटा, एक k डैश तो वैसे ही कांस्टेंट, मास वैसे कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट, तो आप कह सकते हो कि दैट इज कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज सम कांस्टेंट माइनस k डैश इंटू t माइनस ts। ये लीजिए t माइनस ts, t माइनस ts। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये हमारा आ गया रेट ऑफ कूलिंग। दिस dt अपॉन dt इज ऑल्सो नोन एज योर रेट ऑफ कूलिंग। कहने का अर्थ है कि किस रेट से लगातार आपका टेम्परेचर घट रहा है। कई बार बड़ा रेट ऑफ कूलिंग में माइनस नहीं भी लिखा रहता तो तुम समझ जाया करो कि बहुत ऐसे बड़ा अंतर नहीं है। सो दिस इज बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम टेकन इज माइनस, नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा k। भाई k डैश तो पुराना वाला कॉन्स्टेंट था, उसको m और s से डिवाइड करूंगा तो नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा k माइनस k टाइम्स टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। चाहो तो आप इसे डेल्टा टी भी कह सकते हैं। ठीक, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों का। इतनी सी बात है और यही हमारा रेट ऑफ कूलिंग है। रेट ऑफ कूलिंग सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट के और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा हो। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा हुआ तो हम जानते हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, और उस पर हमने देखे भी हैं, सवाल भी किए, हमें आइडिया है कि कैसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ काम करता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इस बात को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और कुछ सवाल भी निपटाते हैं, पहले हम किस तरह से टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होगा मैं उसे एज ए सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन उसका हम आंसर याद रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है t इज इक्वल्स टू 0 पर, इसका टेम्परेचर है T0 और सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स है Ts। सराउंडिंग का बेटा फिक्स ही मानना है भाई। इसमें से अगर मान लो हीट चली भी गई तो इतनी बड़ी सराउंडिंग है, ठीक है, उसके टेम्परेचर में कोई खास चेंज नहीं आएगा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो ऑफकोर्स फिक्स मानना है। ठीक है, तो है ना, ऐसा नहीं कि ना ठीक है चाय ठंडी हो रही है तो रूम गर्म हो गया। मान लो ये चाय है, ये रूम है, तो ऐसा नहीं कि चाय के ठंडे होने से रूम गर्म हो गया, ऐसा थोड़ी होता है यार, है ना। तो हमें मान के चलना है कि ना इसमें से अगर रेडिएशंस बाहर भी गई हैं तो सराउंडिंग के टेम्परेचर को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, चलिए अब हमें ना किसी भी टाइम पर इसका टेम्परेचर निकालना है इस बॉडी का, ये मानते हुए कि ऑब्जेक्ट के और सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। चलो सोचते हैं। चलिए बेटा, जैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग to be valid, find
टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर बॉडी का टेम्परेचर बताइए, ये मानते हुए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर हमारे इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का कितना है, सराउंडिंग का तो टी एस ही है, पहले भी टी एस था अब भी टी एस है। ऑब्जेक्ट के ठंडे होने से सराउंडिंग गर्म नहीं हो पाएगी, सराउंडिंग बहुत बड़ी है, इनफाइनाइटली लार्ज सराउंडिंग है, उसके टेम्परेचर को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस टाइम पर लगातार इसमें से हीट बाहर जा रही है और इसका जो रेट ऑफ कूलिंग है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम जो है, दैट इज माइनस के टाइम्स, के बेटा कोने को कांस्टेंट है, माइनस के टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। तो आप कह सकते हो माइनस के टाइम्स टी माइनस टी एस। फेयर इनफ, टी एस इज फिक्स, टी इज कीप ऑन चेंजिंग, आई कैन राइट डाउन लाइक दिस, डी टी अपॉन टी माइनस टी एस is equals to minus k into dt. Integrate both the sides. Integrate both the sides. Just take proper limits. बिल्कुल शुरुआत में जब आपका टाइम जीरो था, उस टाइम पर आपके इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर था वो टी नॉट था। किसी भी टाइम टी पर आपका टेम्परेचर हो गया है टी, और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ट्रिवियल सा इसका इंटीग्रेशन है, दैट इज लॉग ऑफ टी माइनस टी एस। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, टी नॉट से टी, माइनस के तो ठीक है, डी टी का इंटीग्रेशन टी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी। सिर्फ लिमिट्स भटकनी है, एक बार टी को टी रखना तो मेरे पास आ गया लॉग ऑफ टी माइनस टी एस माइनस, अब लोअर लिमिट रखो, दैट इज लॉग ऑफ टी नॉट माइनस टी एस एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस जीरो। बड़ा जबरदस्त लिख दिया इतना कुछ। चलिए, मेरे पास आ गया लॉग ऑफ टी माइनस टी एस अपॉन टी नॉट माइनस टी एस इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ये हमारा एक्सप्रेशन है, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज टी माइनस टी एस अपॉन टी नॉट माइनस टी एस इज ई रेज टू पावर माइनस के टी, या फिर ऐसे लिख दो बेटा, फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इनटू ई रेज टू पावर माइनस के टी। चाहो तो ये एक्सप्रेशन याद कर सकते हो, आगे जाके काम भी आएगा, आगे जाके काम आएगा। बट हमें आंसर में पूछा है किसी भी टाइम पर टेम्परेचर बताओ, तो मुझे अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर निकालना है तो इस टी एस को इधर ले जाता हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट का फाइनल टेम्परेचर किसी भी टाइम टी पर आ गया टी एस प्लस टी नॉट माइनस टी एस इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी। दिस इज योर आंसर। किसी भी टाइम पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर का एक्सप्रेशन ये है, अगर वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो करता है तो। ठीक है, हालांकि मैंने इसे याद करने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा इसको याद करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये याद करना थोड़ा सा आसान है। देखो कैसे याद करते हैं, देखो कैसे याद करते हैं। फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग should be equal to initial temperature minus temperature of surrounding into e raised to power minus kt। ये t टाइम है, टेम्परेचर नहीं है। फाइनल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर एट एनी टाइम t माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल बी इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर मतलब t इक्वल टू जीरो पर जो टेम्परेचर था वो माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी, फिर k इज सम कॉन्स्टेंट। मुझे ये वाला एक्सप्रेशन ना थोड़ा सा याद करना पसंद है। हालांकि आंसर में मैंने क्वेश्चन में मैंने आपसे ये पूछ लिया, बताओ किसी भी टाइम पर टेम्परेचर कितना होगा, तो मुझे आंसर ऑफ कोर्स इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक, एक बात तो बेटा, अगर आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। t इक्वल टू जीरो पटको, ई रेज टू पावर जीरो इज 1, तो टी एस से टी एस कैंसिल, इसका मतलब आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी नॉट होना चाहिए। आप बोलोगे सर होना ही चाहिए, टी इज इक्वल टू जीरो पर तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी नॉट ही था, तो टी नॉट ही आना चाहिए। अगर मैं काफ़ी टाइम बाद पूछ लूँ, मतलब टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर पूछ लूँ कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर मैं यहाँ पर टाइम को इन्फाइनाइट रखता हूँ। बेटा ई रेज टू पावर माइनस इन्फाइनाइट तो जीरो होता है, ई रेज टू पावर माइनस इन्फाइनाइट तो जीरो होता है। ई रेज टू पावर माइनस इन्फाइनाइट अगर जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग वो तो निपट गया, सिर्फ टी इज इक्वल टू टी एस आ गया।
मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर वही हो गया है जो किसका हो जाएगा, सराउंडिंग का। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने कोई 60 डिग्री सेल्सियस की चाय को एक ऐसे रूम में रख दिया जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो चाय में से लगातार हीट निकलती रहेगी निकलती रहेगी निकलती रहेगी तब तक जब तक चाय का टेम्परेचर वो ना हो जाए जो रूम का है, और रूम का कितना है 30। हाँ, हमने ये इसमें एजम्पशन ज़रूर लिया है कि चाय के ठंडे होने से ऐसा नहीं कि रूम गर्म हो गया हो, हमने ये कंसिडर नहीं किया, ठीक है, ये कंसिडर करना भी नहीं है, ठीक है, हम मान के चलना है कि रूम का टेम्परेचर तो फिक्स है। बट आई स्टिल सजेस्ट दैट कि आप लोग ये वाला फॉर्मूला एक बार के लिए याद रखें, ठीक। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके कुछ सवाल पूछते हैं। एक सवाल तो मैं आपको सिखाता हूं, मतलब मैं करूंगा, और अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बिल्कुल सेम सवाल, ऐसा नहीं कि बेटा मैं कुछ और पूछ लूँ आपसे, सेम सवाल मैं पहले खुद करूंगा फिर आप लोगों से भी पूछूंगा, मतलब बिल्कुल ऐसा हल्का सा वैल्यूज चेंज करके। और इस तरह का सवाल जे पूछती है, इसलिए हम ना क्लास में प्रैक्टिस कर देते हैं। आपको शीट के अंदर भी डीपीपी के अंदर भी इसके सवाल मिल जाएंगे, बट एक बार के लिए आप क्लास में निपटा दो इसको। सुनिए बच्चे, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ये तो फिक्स है, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं, मान के चलना है कि फिक्स है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से घटकर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऐसा होने में इसको टाइम लगता है 10 मिनट्स। इसको टाइम लगता है 10 मिनट्स। आई होप मुझे लैंग्वेज में लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा मैंने जिस तरह से लिखा है ना। तो आपको ये बताना है कि अगर 40 से 35 होने में अगर 10 मिनट्स लगे हैं तो 35 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा। दिस इज द क्वेश्चन। इस 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटने में अगर टाइम 10 मिनट लगा है तो अगले 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटने में कितना टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं कह सकते कि 10 मिनट लगेगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ टेम्परेचर जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, इसका मैं हल्का फुल्का आइडिया तो है कि वो तो बड़ा एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा था। तो कैसे कर रहा है देखते हैं, अभी देखते हैं। एक काम कीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाइए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सेज दैट कि फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूँ जो हमने अभी भी निकाला है। फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी। ठीक, या तो इसको यूज कर सकते हो या इसके लॉग को भी यूज कर सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मैं इसे ऐसे याद कर लूँ कि लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ये यूज करो, ये यूज करो, एक ही बात है। चलिए रखते हैं, लॉग ऑफ ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 40 से 35 हो गया, तो ऑफ कोर्स इस 10 मिनट के लिए ये आपका इनिशियल टेम्परेचर है टी नॉट और ये आपका फाइनल टेम्परेचर है टी। तो आप बोलोगे कि सर फाइनल टेम्परेचर, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल 40 था, फिर घटते घटते 35 हुआ है। इनिशियल वाले को टी नॉट लिख देना, फाइनल वाले को टी। हाँ बेटा, फाइनल टेम्परेचर 35 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 20 अपॉन इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इनिशियल इसका 40, मेरे पास आ गया दैट इज लॉग ऑफ, बड़ा ऊपर तो 15, नीचे आ गया आपका 20, दैट इज आई थिंक लॉग ऑफ 3/4 इज माइनस के इंटू टी। बड़ा टी, इतना सब होने में समय कितना लगा 10 मिनट, तो लिख दीजिए 10 मिनट्स। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। माइनस को हटाकर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लॉग ऑफ 4/3 उल्टा कर दो, दैट इज इक्वल्स टू के इंटू 10 मिनट्स। आई रियली होप कि बड़ा आपको इतना हल्का फुल्का लॉग की प्रॉपर्टीज तो आती होगी, है ना। लॉग एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग 1/x, वो प्रॉपर्टी यूज करके मैंने ऐसे लिख दी। जो काम अपने
40 से 35 में किया वही काम अब वापस से आप 35 से 30 में भी करो, देखो तो सही आएंगे आंसर। मैं इसको मिटा रहा हूँ यार, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी। अब देखना, जब आपका टेम्परेचर 35 से 30 हो रहा था उस केस में कौन सा फाइनल टेम्परेचर और कौन सा इनिशियल टेम्परेचर है? आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक में ये तो हमारा फाइनल टेम्परेचर है और ये ऑफ कोर्स हमारा इनिशियल टेम्परेचर है। जब 35 से 30 हो रहा था तो उस प्रोसेस में ये फाइनल है, ये इनिशियल है, और जब 40 से 35 हो रहा था तब ये इनिशियल था, ये फाइनल था। डिपेंड तो करता ही है, अगले इस टाइम टी के अंदर ये इनिशियल और ये आपका फाइनल है। अगेन आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज रख दो। मेरे पास आ गया लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। फाइनल टेम्परेचर है 30, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20, अपॉन इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दैट इज 35 माइनस 20, दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी। टी मुझे निकालना है, मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, इसे ऊपर ले आता हूँ, इसे नीचे लेता हूँ और माइनस को काट देता हूँ। मेरे पास आ गया लॉग ऑफ 15/10 शुड बी इक्वल टू के टी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सर एक के तो पता ही नहीं मेरे को, बेटा नहीं पता तो डिवाइड कर दे, डिवाइड करते जैसे मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया के टी अपॉन के इंटू 10 मिनट्स इज लॉग ऑफ, बेटा 15/3 इज 3/2, लॉग ऑफ 3/2 अपॉन लॉग ऑफ 4/3। के से के कैंसिल, टाइम की वैल्यू आ गई है 10 मिनट्स इंटू लॉग ऑफ 3/2 अपॉन लॉग ऑफ 4/3। ये हमारा आंसर है। ठीक, अब आंसर मेरे ख्याल से ना आपसे ऐसे लॉग वॉग में डिमांड कर रखा होगा, तो मेरे ख्याल से 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन इस तरह से आपको दे रखा होगा। और अगर मान लीजिए कि वैल्यूज़ वगैरह में पूछा होगा तो ऑफ कोर्स है ना लॉग की वैल्यूज़ आपको सवाल के अंदर दे रखी होंगी। मैं एक बार है ना लिख देता हूँ बेटा, मैं तो कैलकुलेटर से लिखूंगा यार, है ना, आपको एग्जाम में इन सब के लॉग्स की वैल्यू दे रखी होगी अगर लॉग ऐसे आंसर पूछेंगे तो। ठीक है, हाँ बड़ा ये तो हो गया 0.28768 और नीचे क्या है 0. ओ सर मैंने उल्टा लिख दिया, ओ ये क्या था बेटा, लॉग ऑफ 3/2 आएगा 0.4054 और बेटा ये शायद 0.28 समथिंग था। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो रफली 14.4 मिनट्स के आसपास आंसर आ गया। 14.4 मिनट्स के आपका आसपास। तो आपको बड़ा ये लॉग वॉग सॉल्व नहीं करने है ना, ऑब्जेक्टिव सवाल होगा तो बड़ा ये लॉग वगैरह की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको सवाल के अंदर दे रखी होगी। अदरवाइज आंसर में ऑप्शंस जो होंगे वो लॉग वाले होंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बेटा ठीक है वो करना है, समझ गए इस बात को। आंसर आ गया 14.4 मिनट्स, बढ़िया आंसर है। मैं यहाँ पर ना एक छोटी सी बात और बताता हूँ, इसी आंसर को मतलब अप्रोक्सीमेटली इसी आंसर को लाने का एक तरीका और है ना, वो तरीका थोड़ा सा जुगाड़ वाला है और प्योर अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है बच्चों, प्योर अप्रोक्सीमेशन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद आएगा। ठीक है, करें ट्राई। ढक्कन कहाँ गया, चलो ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था वो बेसिकली था क्या, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस सम कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यही था। एक काम करो, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग सीधा यहाँ से यहाँ लगाओ। सर यहाँ से यहाँ लगाने का मतलब क्या हुआ बताता हूँ, आराम से सुनो।
तुम्हें करने का मौका मिलेगा, तुम अगले सवाल में करना, ठीक। dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ये dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज ऑलवेज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो ऊपर तो आ गया -5 डिग्री सेल्सियस। नीचे वाला dt मतलब टाइम टेकन, ऑफ कोर्स टाइम टेकन इज 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। बड़ा मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है सब कुछ, ठीक है। अदरवाइज हम जानते हैं कि dt बड़ा सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब टाइम बहुत छोटा हो, बट ठीक है अपन तो अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। दैट इज इक्वल्स टू -k टाइम्स टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेल्सियस। सर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या लिखूं, 40 लिखूं या 35 लिखूं? सर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो इस केस में 40 से 35 तक लगातार ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, और अगर ये इस तरह से वेरी कर रहा है तो क्या लिखूं सर, 40 लिखूं या 35 लिखूं, या इसका वेरिएशन भी कंसिडर करूं? अगर आप इस टेम्परेचर का वेरिएशन कंसिडर करोगे तो वैसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी जैसे अपन ने सोल्व की थी, और वही एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आपका फंक्शन आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपको है ना वेरिएशन कंसिडर नहीं करना। तो सर फर्स्ट तो गया ना 40 लिखूं या 35 लिखूं, ना 40 लिख ना 35 लिख, इस अप्रोक्सीमेशन वाले तरीके में 40 और 35 का एवरेज लिख, और बिल्कुल एवरेज कैसे निकालना है, जैसे अपन बड़ा गवारों की तरह निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, बस मस्ती से बिल्कुल कर दो, बिल्कुल बेफिक्र रहो। माइनस से माइनस कैंसिल, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, मेरे पास आ गया 5/10 मिनट्स शुड बी इक्वल टू k टाइम्स, बड़ा 37.5, 37.5 एंड -20 आई थिंक 17.5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। यही इक्वेशन मतलब यही न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग विथ अप्रोक्सीमेशन दूसरे केस में लगाओ, यही दूसरे केस में लगाओ और देखो क्या आंसर आता है, ठीक है। देखो क्या आंसर आता है दूसरे केस में। हाँ बेटा, दूसरे केस में टेम्परेचर 35 से 30 हुआ, चेंज इन टेम्परेचर 35 से 30, तो चेंज इन टेम्परेचर इज -5 डिग्री सेल्सियस। चेंज ऑलवेज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। dt मतलब टाइम टेकन, अरे वही टाइम टेकन तो निकालना है, मैंने उसको डेल्टा टी लिख दिया। दैट इज इक्वल्स टू -k टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेल्सियस है। सर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या लिखूं, सर 35 लिखूं या 30 लिखूं, या इस वेरिएशन को भी कंसिडर करूं? अगर आप वेरिएशन को कंसिडर करोगे तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जो अपन ने भी बनाई थी। ना तो 35 लिखो बच्चों, ना 30 लिखो, उन दोनों का एवरेज लिखो। बड़ा 35 और 30 का एवरेज सीधा लिख दूं? अरे गवारों की तरह तो निकालना है, उसमें क्या है 35 + 30 अपॉन 2, आई थिंक दैट इज 32.5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 12.5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, k टाइम्स 12.5। मुझे लगता है कि हमें इक्वेशन में k नहीं पता, कोई बात नहीं, डिवाइड कर दो, मेरे ख्याल से बात बन जाएगी। जैसे मैंने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया 5/10 मिनट्स, 5/डेल्टा t शुड बी इक्वल टू k इंटू 17.5, k/12.5। बड़ा 5 से 5 कैंसिल हो गया, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है शायद 175/125 इंटू 10 मिनट्स। 25 से आई थिंक ये 5, आई थिंक ये 7, ऊपर आ गया 17, मेरे ख्याल से तो एग्जैक्ट 14 मिनट्स आ गए। एज यू कैन सी दैट कि बेटा वो वाला आंसर 14 पॉइंट समथिंग आया था, ये 14 मिनट्स के आसपास आ ही गया है। ऑफ कोर्स दैट आंसर इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस वन, वो ज़्यादा एक्यूरेट है, वो इसमें हल्की फुल्की एरर तो है। लेकिन मान लो कि है ना हमारे 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं, मान लो 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं, एक ऑप्शन होता मान लो 10 मिनट, एक होता 14 मिनट, 14 पॉइंट समथिंग मिनट, एक होता 18 मिनट, एक होता 22 मिनट, मान लो ऐसे ऑप्शन होते हैं, तो कौन से तरीके से सवाल करना ठीक रहता? मेरे ख्याल से ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा रहता। लोग वो भी सोल्व नहीं करने पड़ते, ना हमें लोग की वैल्यूज पुट करनी पड़ती, और अगर आंसर मान लो 14 मिनट आ गया हमारा इस तरीके से, और ऑप्शन में 14 मिनट आंसर ना ऑप्शन नहीं हुआ और 14 पॉइंट समथिंग हुआ, और कोई ऑप्शन आस पड़ोस का ना हुआ, तो हम कह देंगे कि ठीक है आंसर हम 14 पॉइंट समथिंग लगा देंगे।
तो विथ अप्रोक्सीमेशन भी हमारे काम आ सकता है, और हो सकता है कि एक सवाल में कभी न कभी हल्की फुल्की कैलकुलेशन हम लोगों से बच जाए, है ना, मतलब समय बच जाए, कैलकुलेशन तो क्या बच जाए, समय बच जाए हमारा। आई होप यू गेट द पॉइंट कि कैसे हम इसको निपटा सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज, ऐसा ही एक सवाल मैं अब आपसे पूछ रहा हूं। नेक्स्ट इज बिल्कुल सेम बातें, सेम कहानी, आपको दोनों तरीके से करना है, ठीक है बेटा। पहले लॉग वाले तरीके से करना है, और लॉग वाले तरीके में बेटा लॉग की वैल्यूज में अगर फंस जाओ तो कैलकुलेटर से कर लेना है, ठीक है। हालांकि मैंने एक बार मना किया था कि कैलकुलेटर यूज़ मत करना, लेकिन लॉग की बेटा वैल्यूज दी हुई तो है नहीं, तो तुम लोग कैलकुलेटर से लॉग निकाल लेना। और वो इसलिए कि ना तुम कंपेयर कर सको कि अप्रोक्सीमेशन में और एक्चुअल तरीके में अंतर कितना बड़ा आ रहा है, तो आपको भी हल्का फुल्का आइडिया लग जाए, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से लॉग यूज़ करना। कैलकुलेटर बेटा अपने फ़ोन में भी होता ही है, देखा है सब लोगों ने, है ना। ऐसा नहीं कि फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप होते हैं, उसमें कैलकुलेटर भी होता है, देखा होगा तुम लोगों ने शायद, है ना, देखा होगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ये ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में 20 मिनट्स लगते हैं। इट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो बताइए कि 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा। आई रियली होप कि मुझे ना लिटरली लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना सब ऐसे समझ में आ जाएगा। इतना सा ही सवाल है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 से 50 होने में अगर 20 मिनट लेता है तो 50 से 40 होने में कितना समय लेगा। इतना सा सवाल है। वीडियो पॉज कर लें, दोनों तरीके से ट्राई कर लें, दोनों तरीके में जो आंसर्स आते हैं उनको मैच करा लें, है ना। और अगर मान लो कि तुमसे हो जाए तो बेटा मेरा सोल्यूशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई नई बात नहीं बोलने वाला हूँ, वही बातें फिर से बोलूँगा। आप सीधा नियरली 5-1 मिनट आगे स्किप कर लें, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। चलो मुझे तो करना ही पड़ेगा, करता हूँ। पहले तो तरीका, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आया, दैट फाइनल एक्सप्रेशन गिव्स मी कि फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, बड़ा फॉर्मूला याद है ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इनटू ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। नीचे ला के लॉग भी ले सकते हो, और आप कह सकते हो कि लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज माइनस के टी। लगाओ बेटा, फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 50 माइनस 30 अपॉन इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, that is equals to minus k into time. Time is 20 minutes. This is my equation number 1. और मेरे पास ये आ गया log of 3/2 is k into 20 minutes. बढ़िया। आगे चलो बच्चों, यही काम वापस से इस बार 50 से 40 हो रहा है। लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, दैट इज आई थिंक 10 लिख दो सीधे, अपॉन इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 20 शुड बी इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा टी। मेरे पास आ गया ln2 इज k टाइम्स डेल्टा टी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूँगा, बड़ा ये इक्वेशन नंबर 1 ही मान लो, सेम ही तरह। मैंने इक्वेशन 2 को जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया डेल्टा टी अपॉन 20 मिनट्स, के से तो के कैंसिल हो गया, शुड बी इक्वल टू ln2 अपॉन ln3/2। तो अगर आपको आंसर ऐसे छोड़ना ही हो ना, तो आप कह सकते हो कि सर मेरा आंसर आ गया डेल्टा टी is 20 minutes into ln2
अपॉन ln 3/2। ये नेचुरल लॉग है बेटा, ठीक है। आगे चलिए बेटा, मैं इनकी बेटा वैल्यूज वगैरह भी लिख देता हूँ। दैट इज ln2 तो हम जानते ही हैं, दैट इज 0.693 बड़ा ln 1.5 शायद अपने निकाला ही था बड़ा, शायद 0.4054। तो बच्चे आंसर आ गया। आंसर आ गया 34.18 मिनट्स। आंसर आ गया 34.18 मिनट्स। वैसे अगर आप आंसर यहाँ तक छोड़ते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। इवन सब्जेक्टिव सॉल्व में ऐसा छोड़ सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव तो कहाँ कोई पूछ रहा है, लेकिन है ना, छोड़ मतलब अगर कोई ऐसा सब्जेक्टिव पूछे तो वहाँ तक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा अगर ऑब्जेक्टिव सवाल होगा तो ऑफ कोर्स है ना, हमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है अगर किसी और फॉर्मेट में पूछा है तो। अब इसी सवाल को हम लोग फिर से करेंगे, अब अप्रोक्सीमेशन से करेंगे। अप्रोक्सीमेशन की कैलकुलेशन मेरे ख्याल से थोड़ी सी और आसान है, उसमें कोई लॉग वोग या एक्सपोनेंशियल वगैरह ऐसे फालतू बातें उसमें है ही नहीं। क्या कहता है वो यार, हाँ वो ये कहता है कि सीधा ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाओ विथ अप्रोक्सीमेशन। चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम टेकन शुड बी इक्वल्स टू -k टाइम्स टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, पहले वाले केस में चेंज इन टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस एंड द टाइम टेकन इन दीज -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज इज बेसिकली 20 मिनट्स। दैट इज इक्वल्स टू -k टाइम्स ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो फिक्स है कि वो 30 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का क्या, सॉरी सराउंडिंग का तो फिक्स है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या लिखें सर, 60 लिखें, 50 लिखें, या ये जो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर इसका वेरिएशन लिखूं। बट अगर वेरिएशन ही कंसिडर करोगे तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो और वही वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग आपका फंक्शन आएगा जिससे हमने पहले से कर रखा है, उससे भी आंसर आता है, बट ठीक उन्होंने कर लिया। अब क्या लिखें सर, कोई अप्रोक्सीमेशन में कोई और जुगाड़ है? बिल्कुल है, आप ना 60 लिखो ना 55 लिखो, इन दोनों का एवरेज लिखो, और इन दोनों का एवरेज एज वी नो दैट इट इज 55। डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, माइनस से माइनस कैंसिल, आई थिंक मेरे पास आ गया 10/20 मिनट्स शुड बी इक्वल टू k टाइम्स 25। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड काम यही वापस से करो, इस बार यहां से यहां करो, यहां से यहां तक चेंज इन टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, यहां से यहां तक टाइम टेकन निकालना है तो मैंने डेल्टा टी लिख दिया, दैट इज -k टाइम्स ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बड़ा डिग्री सेल्सियस में ही, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या लिखें, 50 लिखें, 40 लिखें, इनका एवरेज लिखें। तो आप कह सकते हो कि 50 और 40 का एवरेज लिख देते हैं सर, एंड दैट इज ऑफ कोर्स 45। माइनस से माइनस, डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो गया, 10/Δt शुड बी इक्वल टू k इंटू आई थिंक 15। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। बेटा मुझे तो वो डेल्टा टी चाहिए, मेरे ख्याल से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड करूँगा ना तो ये जो k है ना, जो हमें पता नहीं है, ये तो गायब हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। करना जरा, 10/20 मिनट्स 10/Δt should be equal to 25/15। आई थिंक 10 से 10 कैंसिल हो गया और डेल्टा टी की बड़ा वैल्यू आ गई है, डेल्टा टी की शायद वैल्यू आ गई है 25/15 इंटू 20 मिनट्स, दैट इज 5/3, दैट इज आई थिंक 100/3, दैट इज आई थिंक 33.33 मिनट्स।
एज यू कैन सी दैट कि हमने अप्रोक्सीमेशन यूज ना किया होता तो आंसर ये आता, अप्रोक्सीमेशन यूज किया तो आपका आंसर ये आया। अगेन देर इज नॉट दैट मच ह्यूज डिफरेंस, बट स्टिल है ना, आंसर एग्जैक्टली सेम तो नहीं है। अगर एग्जैक्टली सेम होता तो दो तरीके से करते हैं क्यों अपन लोग, तो अप्रोक्सीमेशन से हल्का सा आंसर जो है वो एक्चुअल आंसर से डेविएटेड आएगा, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि ऑप्शन ही सारे लोग वोग में हुए तो समझ जाना कि अप्रोक्सीमेशन के बिना ही किया है कि नहीं। इसमें तो लोग आएगा नहीं कहीं पे, लोग आएगा किस में, है ना, उसमें जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करेंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इतना इसमें मैंने कोई ऐसे बहुत ही कमाल की बात तो बोली नहीं। आगे चलिए, नेक्स्ट इज, अब आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ग्राफ पे। हालांकि हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, टेम्परेचर वेरिएशन का ग्राफ बनाते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। तो मान लीजिए कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, t इज इक्वल्स टू 0 पर इसका टेम्परेचर है T0, सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स है दैट इज Ts। इसका किसी भी टाइम पर टेम्परेचर हम लोगों ने निकाला था, शायद आया था Ts प्लस T0 माइनस Ts इंटू ई रेज टू पावर माइनस KT। काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग काइंड ऑफ कर्व है, एंड द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, कि अगर y एक्सिस में मैंने ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रख दिया और x एक्सिस में अगर मैंने टाइम रख दिया, तो जब टाइम 0 है उस टाइम पर आपका टेम्परेचर T0 है, और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर आपका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि ग्राफ विल बी sort of like this। will be like this, it will be like this। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर आपका टेम्परेचर Ts हो जाएगा, और शुरुआत में आपका टेम्परेचर तो बड़ा T0 था ही, ठीक है। ये ऐसा आपका काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। जो हमने पिछले दोनों सवाल किए उनके ग्राफ भी बेटा मोर और लेस ऐसे ही हैं, जैसे जो पहले वाला सवाल था उसमें ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो शायद 40 डिग्री सेल्सियस था, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, ऐसे था ना। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि ग्राफ कैसा आएगा, तो उस केस में आपका जो ग्राफ आता इट वुड हैव बीन लाइक दिस, ठीक है। और ये मान लीजिए बेटा टेम्परेचर घटकर 35 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर 35 से 30 भी हुआ था, आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि ये वाला टाइम इंटरवल छोटा आ रहा है और ये वाला टाइम इंटरवल बड़ा आ रहा है। ये वाला टाइम इंटरवल जितना मुझे याद है शायद 10 मिनट्स आया था, बेटा एक बार तुम कंफर्म कर लेना पन्ने पर लट के, मेरे ख्याल से 10 मिनट्स था, और ये वाला शायद 14 पॉइंट समथिंग था। मैं इसको एक बार के लिए 14 मिनट्स लेता हूँ। पहले थोड़ा रैपिडली टेम्परेचर घटा, फिर थोड़ा बेटा उतना रैपिडली नहीं घटा, फिर टेम्परेचर घटने में समय लिया है, पहले उतना समय नहीं लिया। पहले कम समय में टेम्परेचर इसलिए घट गया क्योंकि शुरुआत में ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा था, बाद में धीरे धीरे ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस कम होगा तो वो धीरे धीरे कूल होगा। उसी के अगले सवाल में बड़ा अगेन मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर अगले सवाल के अंदर भी ऐसे ही होगा, बस वैल्यू से तो चेंज है। शुरुआत में शायद टेम्परेचर आपका 60 डिग्री सेल्सियस था और सराउंडिंग का टेम्परेचर शायद 30 डिग्री सेल्सियस था। तो ग्राफ कैसा आएगा, हम लोग थोड़े कंफर्म से ही हैं कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग काइंड ऑफ कर्व आएगा, ऐसे आएगा। और टेम्परेचर 60 से घटकर 50 होने में
शायद 20 मिनट ले रहा था। ठीक है, और पचास से 40 डिग्री सेल्सियस होने में मेरे ख्याल से बड़ा 34 मिनट के आसपास का टाइम लगा था। ऑफ कोर्स दिस टाइम इंटरवल इज मोर देन दिस टाइम इंटरवल, क्योंकि शुरुआत में ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के जो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो जल्दी ठंडा हो रहा है, बाद में ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस लगातार घट रहा है तो धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा है, समय ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो जैसा हमारा मतलब जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो और हमारा जो ग्राफ है वो काफ़ी हद तक एग्जैक्टली एक जैसे सही है। ये दूसरे वाला ग्राफ बड़ा दिखाई तो दे रहा है तुम लोगों को? हाँ यार बिल्कुल दिख रहा है, बढ़िया। तो ये हमारा ग्राफ है ना। चलिए, आई रियली होप आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझ में आ गया। चलिए बेटा, नेक्स्ट इज एक छोटी सी बात और, दैट इज सोलर कांस्टेंट। सुनिएगा, क्या है बेटा सोलर कांस्टेंट? सोचते हैं, समझते हैं, दिमाग लगाते हैं, सब हो जाएगा अपन से। सुनिएगा बेटा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है। ये बेटा सन है, सन का जो रेडियस है मैंने वो कैपिटल आर मान लिया, और सन का टेम्परेचर मैंने टी मान लिया। मैं साइड में लिख देता हूं, रेडियस ऑफ सन कैपिटल आर, टेम्परेचर ऑफ सन टी। हालांकि हमें रफली आइडिया है कि टेम्परेचर ऑफ सन जो है वो रफली 6000 केल्विन के आस पड़ोस में। ये हमने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हल्का फुल्का एनालाइज कर रखा है। ठीक है, अब सन से है ना हर तरफ रेडिएशंस निकल रही है। सन एक सॉलिड स्फीयर की तरह है और उसमें से ऐसे हर तरफ ऐसे रेडिएशंस लगातार निकल रही हैं। ठीक है, जो पावर इसमें से बाहर निकल रहा है उस पावर को आप कहोगे कि सर ऑफ कोर्स इसका टेम्परेचर अगर टी है तो इसमें से रेडिएशंस लगातार बाहर निकल रही हैं, और जो रेडिएशंस लगातार बाहर निकल रही है उसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं ई। सर E1 क्या लिखते हैं इसका? हम सन को परफेक्टली ब्लैक बॉडी मानेंगे। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ, ए मतलब इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज 4πr², ई ए सिग्मा इंटू टेम्परेचर की पावर 4। तो इसका मतलब सन ने जो पावर एमिट किया है, सन को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान के अगर जो पावर निकाल रहे हैं दैट इज लाइक दिस। सो पावर एमिटेड बाय सन इज बेसिकली सिग्मा 4πr², टेम्परेचर की पावर 4। दिस इज द पावर एमिटेड। सर ये जो पावर सन एमिट कर रहे हैं जा कहाँ रहा है? हर तरफ, हर तरफ। सन तो अपने अंदर से हर तरफ रेडिएशंस निकाल रहा है, हर तरफ रेडिएशंस। सन से कुछ दूरी पर अपना बड़ा अर्थ भी है, तो ऑफ कोर्स कुछ रेडिएशंस तो अर्थ के पास भी पहुंच रही होंगी, बिल्कुल पहुंच रही होंगी। लेट्स सी, तो अर्थ के पास भी कोई ना कोई रेडिएशंस पहुंच रही है। देखते हैं अर्थ के पास कितनी रेडिएशंस पहुंच रही है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये बेटा मैंने अर्थ का ऑर्बिट बना दिया और बीचों बीच आपका सन। बेटा थोड़ा छोटा बना दिया सन, चलेगा ना? ये मत सोचना कि सर पहले सन बड़ा दिखा रखा था अब छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। अरे वो डायग्राम बढ़िया बन जाए इसलिए बनाया। ठीक है, ये सन है और सन के सेंटर से अर्थ की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। स्मॉल आर इज द सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ। यहां कहीं बेटा अर्थ, स्मॉल आर is separation between sun and earth। ठीक है,
अब सन में से ना हर तरफ रेडिएशंस निकल रही होंगी, हर तरफ रेडिएशंस निकल रहे होंगे। जो नेट पावर निकल रहा होगा, मैं बाई सिमेट्री ऐसा कह सकता हूं कि वो सारा का सारा जो पावर है ना वो एक शेल में होगा, और वो लगातार शेल जो है उसका रेडियस लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। अब हम इस बात को तो समझ ही गए हैं कि जो रेडिएशंस इसमें से निकल रही हैं वो लगातार ऐसे बाहर की तरफ जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। कुछ रेडिएशंस ऑफ कोर्स बेटा अर्थ पर भी गिर रही है। ये अर्थ है बेटा, ये छोटा सा दिखा रखा ना, ये अर्थ, दिस इज अर्थ। तो जो भी पावर एमिट हो रहा है वो लगातार पावर एमिट जो है वो इस तरह से बड़े से बड़े स्फीयर में, बड़े से बड़े स्फीयर में लगातार फैलता जा रहा है। स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जाकर मैंने ऐसा एक स्फेरिकल शेल कंसिडर कर लिया, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इससे जो पावर एमिट हुई है ना वो पक्की बात है कि इस शेल में से गुजर रही होगी, इस इमेजिनरी शेल में से गुजर रही होगी। इसी शेल पर कहीं ना कहीं अर्थ पड़ा है, तो ऑफ कोर्स अर्थ में से भी कुछ ना कुछ, अर्थ पर भी कुछ ना कुछ रेडिएशन तो गिर रही है। अर्थ पर कितनी रेडिएशन गिर रही है उसकी इंटेंसिटी निकालनी है मुझे, उसकी इंटेंसिटी निकालनी है, एंड दैट इंटेंसिटी विल बी कितना पावर क्रॉस हो रहा है पर यूनिट एरिया। तो जितना पावर इस सन ने निकाला था वही पावर कभी ना कभी इतने सारे एरिया पर फैल जाएगा, और इतने सारे एरिया पर अगर फैल जाएगा तो अर्थ पर जो रेडिएशंस गिर रही हैं उसकी जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी ऑफ कोर्स पावर एमिटेड, जितनी सन ने एमिट की वो सारा का सारा कितने एरिया पर फैल गया है, 4πr²। ये स्मॉल आर क्या है, दिस स्मॉल आर इज नॉट द रेडियस ऑफ सन, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ। तो स्मॉल आर रेडियस का मैंने एक स्फेरिकल शेल बना लिया है, और उस स्फेरिकल शेल से ये सारा का सारा पावर निकल रहा होगा। दिस इज अवर इंटेंसिटी एंड इट कैन बी रिटन एज, रखना बेटा, सिग्मा 4πR² T की पावर 4 अपॉन 4π स्मॉल आर का स्क्वायर, 4π कैंसिल, और इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई है सिग्मा R² अपॉन स्मॉल r² इंटू टी की पावर 4। ये लीजिए बेटा। और ये जो इंटेंसिटी है कि सन के कारण अर्थ पर कितना पावर गिर रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज बेसिकली पावर इंसिडेंट ऑन Earth's surface per unit cross-sectional area. This is basically power incident on Earth's surface area. अर्थ की सरफेस पर सन की रेडिएशन के कारण कितना पावर प्रति यूनिट एरिया गिर रहा है, इसको तुम चाहे इंटेंसिटी कह दो या बेटा एस कह दो। एस मतलब बेटा आपका सोलर कांस्टेंट। दिस इज योर सोलर कांस्टेंट, दिस इज योर सोलर कांस्टेंट। अर्थ की सरफेस पर सन की रेडिएशन के कारण कितना पावर गिर रहा है, कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया गिर रही है, पर मीटर स्क्वायर के एरिया पर कितना पावर गिर रहा है, या फिर पर मीटर स्क्वायर के एरिया पर कितनी एनर्जी गिर रही है हर सेकंड में, दैट इज नोन एज योर सोलर कांस्टेंट या फिर इंटेंसिटी। सोलर कांस्टेंट बोल दो, इंटेंसिटी बोल दो, एक ही बात, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और इसकी जो वैल्यू है मुझे एग्जैक्ट तो बेटा याद नहीं है, लेकिन 1390 के आसपास या बेटा 1400 या 1400 समथिंग के आसपास इसकी वैल्यू आती है अर्थ पर, रफली 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। डिड यू सी द यूनिट, दैट इज वाट पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज पावर पर यूनिट एरिया। अब इस बात का अर्थ क्या हुआ कि अर्थ की सरफेस पर सोलर कांस्टेंट 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इस बात का अर्थ क्या हुआ, इस बात का यह अर्थ हुआ कि अर्थ की सरफेस पर हर सेकंड के अंदर अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लोगे तो सन जो है वो लगभग 1400 जूल एनर्जी फेंकेगा हर सेकंड में, एंड दिस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी।
ये कोई कम एनर्जी थोड़ी है, बल्कि सही कहें तो हमारी अर्थ पर एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो तो सनलाइट ही है। और कितना बड़ा सोर्स है, हर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर का अगर मैं कोई स्क्वायर ले लूँ तो डे टाइम के अंदर सन जो है वो उस इतने से ब्लॉक पर, इतना सा ब्लॉक जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उस पर हर एक सेकंड के अंदर 1400 जूल एनर्जी फेंक रहा है। 1400 जूल एनर्जी फेंक रहा है। हम उसे एब्जॉर्ब करके यूज भी कर सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके यूज करके हम उसे अलग फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सोचो कि इस अमाउंट, ये जो अमाउंट है एनर्जी कितनी ज़्यादा है, हमारे कितना ज़्यादा काम आ सकती है। हमारे जितने भी सोलर सेल्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जैक्टली इसी एनर्जी को केमिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उनका काम ही यही है। और ज़रा सोचो कि हमारे जो सोलर पैनल्स होते हैं, आई रियली होप बेटा सब बच्चों ने सोलर पैनल्स वगैरह देख रखे होंगे। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक सोलर पैनल, वैसे एक सोलर पैनल जो होता है वो 1/3 मीटर इंटू 1 मीटर का होता है, तो 3 सोलर पैनल में अगर एक साथ लगाऊं ऐसे 1/3 मीटर 1/3 मीटर 1/3 मीटर, लेंथ तो 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर हो गया। 3 सोलर पैनल अगर मैं एक साथ लगाऊं तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर हो गया। तो एक सोलर पैनल जो है उस पर सन की जो लाइट गिर रही है वो लगभग 1400 वाट, मतलब 1400 जूल एनर्जी पर सेकंड लगातार उस पर गिर रही है। और वो सोलर पैनल जो है वो उसको कन्वर्ट कर लेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि उन सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी 100% है कि वो 1400 वाट को 1400 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उसका एक फ्रैक्शन कर पाएंगे, जितना अच्छा सोलर सेल होगा ऑफ कोर्स हम उतनी ही ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट कर पाएंगे। मैं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ कि यार ये कितनी ज़्यादा एनर्जी है, इतनी बड़ी एनर्जी है कि हम लगभग बाकी जितने एनर्जी के सोर्सेज हैं उन सबको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। लेबोरेटरी के अंदर जो सोलर सेल्स हैं, जो बढ़िया सोलर सेल्स हैं, वो मेरे ख्याल से उनकी एफिशिएंसीज लगभग 65% के आसपास है। मतलब 1400 वाट की अगर पावर लगातार उन सोलर पैनल्स पर गिरेगी तो वो सोलर पैनल्स 1400 इंटू 65/100 इतना वाट इलेक्ट्रिकल पावर क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज गुड इनफ। जो हमारे हाउस होल्ड, हमारे घरों में जो सोलर पैनल लगे होते हैं, इंडस्ट्रीज में सोलर पैनल लगे होते हैं, उनकी एफिशिएंसीज 20-22-23% के आसपास है। वो भी कम नहीं है। अगर मान लो किसी सोलर पैनल की एफिशिएंसी मान लो 25% भी है तो कम थोड़ी है। 350 वाट सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर स्क्वायर का जो सोलर पैनल है, जो 3 सोलर पैनल की मिलकर बन जाएगा, वो लगभग 350 वाट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है। हर सेकंड में 350 जूल एनर्जी क्रिएट कर रहा है। और उसे हम ऑफकोर्स स्टोर कर सकते हैं या फिर अपने हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में अगर स्टोर करके यूज़ कर रहे हो तो उससे हम बैटरी चार्ज करते हैं और फिर बैटरी से हम घर को इल्यूमिनेट करते हैं, घर में उसे एज ए यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ कि यार सोलर पैनल जो है, फिर सोलर एनर्जी जो है वो कितना बड़ा सोर्स है। और वो इतना बड़ा सोर्स तब है जब हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पावर सेल्स हैं या फिर बड़ा जो सोलर पैनल्स हैं उनकी एफिशिएंसीज 20-22% के आसपास है। जैसे ये एफिशिएंसीज ऑफ कोर्स टाइम के साथ जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती है, डेवलपमेंट बढ़ता है, वैसे वैसे इन सोलर पैनल्स की कॉस्ट भी कम होती रहती है, एफिशिएंसीज भी लगातार बढ़ती रहती है। तो हो सकता है कि 10 साल बाद, 11 साल बाद इन्हीं सोलर पैनल्स की जो एफिशिएंसी है वो 70, 80, 90% के आसपास पहुँच जाए। जैसे इनकी एफिशिएंसी 70, 80% के आसपास पहुँच गई तो हमारे सारे के सारे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपेंडेंसी है वो हो सकता है कि कोल की बजाय, हम आज के दिन हमारी इंडिया की डिपेंडेंसी तो मोस्टली कोल बेस्ड है, थोड़ा बहुत हाइड्रो भी है बट मेनली तो कोल ही है। हम कोल से हो सकता है कि डायरेक्ट सारे के सारे हम लोग सोलर पर शिफ्ट हो जाएं। एंड इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, इट विल हैपन, इट हैव टू हैव हैपन, ठीक है। और कोल में और सनलाइट में कितना बड़ा अंतर है। कोल जो है उसके कारण तुम जानते बड़ा उसको जलाना पड़ता है, जलाने से ऑफकोर्स पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और सोलर पैनल में ऑफकोर्स किस तरह का कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। सो आई होप गेट द पॉइंट में क्या करना चाह रहा हूँ आप लोगों में ना। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। एंड आई होप है ना, आई होप क्या, वी नो इट वेरी वेल कि है ना अगले 10-12 साल के अंदर हमारी सोलर पैनल्स पर, हमारी इस सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंसी लगातार बढ़ेगी, जैसे जैसे सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉस्टिंग घटेगी। वो तो घटनी है, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करता ही क्या है, एफिशिएंसीज बढ़ाता है, हर इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसीज बढ़ाता है और ऑफकोर्स उनकी कॉस्टिंग घटाता है। कॉस्टिंग लगातार हर चीज़ की घट रही होती है और एफिशिएंसी लगातार बढ़ रही होती है। आज से 10 साल पहले जो फ़ोन आया करते थे और आज जो फ़ोन आते हैं वो टेक्नोलॉजी में कितने अच्छे हैं और कॉस्टिंग में उनके मुकाबले कम है।
उस ज़माने में जो फ़ोन था वो ज़्यादा महंगा था, उसी मतलब कम टेक्नोलॉजी का फ़ोन ज़्यादा महंगा था। आज के दिन ऑफ कोर्स है ना सस्ता है, सस्ता भी है, प्लस उसमें 8-9 हज़ार के फ़ोन के अंदर सब कुछ आता है, हर चीज़, हर तरह की चीज़ आती है, हर चीज़ आती है, हर सारे फंक्शन होते हैं। और वही फंक्शन 10 साल पुराने फ़ोन में जाओ नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो आई होप यू गेट द पॉइंट, कैसे टेक्नोलॉजी जो प्राइसिंग को किस तरह से मैनेज करती है, प्राइसिंग मैनेज किस तरह से करती है। तो सोलर में भी दिस इज बाउंड टू हैपन। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे मैं आपको है ना एक छोटा सा एक सवाल और बताता हूँ, सुनिए बेटा। IIT JEE एडवांस का पुराना सवाल है, मैं इस तरह के सवाल के अंदर ना कंडक्शन और रेडिएशन दोनों यूज कर रखे होते हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं ऐसे उसकी लैंग्वेज निकालने मूड में नहीं, तो ऐसे पूरी बात ही बता रहा हूँ। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये एक बॉक्स है, इसका टेम्परेचर फिक्स है T1, इसके अंदर एक रॉड है U, इस रॉड का जो कर्व्ड सेक्शन है, कर्व्ड, वो बड़ा एडियाबैटिक है, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है, और ये जो इसका हिस्सा है, ये जो इसका हिस्सा है अंदर वाला, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर या एमिसिविटी जो है वो मुझे E दे रखी है। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर या एमिसिविटी इसकी E दे रखी है। इसके इस एंड का जो टेम्परेचर है वो मुझे T0 दे रखा है, और यहाँ जो सराउंडिंग है इसका टेम्परेचर मुझे TS दे रखा है। ठीक है, बाकी तो ठीक है बेटा, है ना, कोई अगर कांस्टेंट वगैरह आता हो तो सब चलेगा। अब हमें बताया गया है कि सारा का सारा जो सिस्टम है वो स्टेडी स्टेट पे है, सारा का सारा जो सिस्टम है वो स्टेडी स्टेट पे है। स्टेडी स्टेट पे है, इस बात का मतलब ये है कि जितना थर्मल करंट आएगा उतना ही थर्मल करंट जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी हम बातें लिखते आए हैं आज से पहले भी। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है। यहां का टेम्परेचर बेटा T1 है, यहां मतलब यहां का टेम्परेचर पूरे का T1, इस हिस्से का टेम्परेचर T0 है, इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, सारा सिस्टम स्टेडी स्टेट पे है। फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड। बेटा रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी बताओ। बिल्कुल बताएंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, कर देंगे। सवाल थोड़ा अलग है क्योंकि है ना, अभी तक हमने सारे सवाल ऐसे किए, उसमें तो सिर्फ रेडिएशन का सवाल था या सिर्फ कंडक्शन का सवाल था। इस बार सवाल में कंडक्शन भी है और रेडिएशन भी है, कोई चिंता वाली बात नहीं, कर लेंगे। सुनिए बेटा, इस रॉड के लेफ्ट हिस्से में टेम्परेचर है T1, राइट हिस्से में टेम्परेचर है T0। मान लेता हूं कि थर्मल करंट ऐसे है, मानना भी चाहिए बेटा, मानना भी चाहिए। थर्मल करंट बोल दो या बेटा dQ/dt बोल दो, एक ही बात है। सर यू करंट क्यों नहीं है बेटा, मैंने सवाल एक्सप्लेन करते वक्त बोल दिया था कि ये सारी की सारी दीवारें एडियाबैटिक है। ठीक है, ये थर्मल करंट लिखना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है ना बेटा। KA थर्मल कंडक्टिविटी क्रॉस सेक्शनल एरिया, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, T1 माइनस T0 अपॉन L। बढ़िया कर दिया। सारा सिस्टम अगर स्टेडी स्टेट में है तो इसका मतलब किसी का भी टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, किसी का भी टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर जितनी हीट आ रही है यहां से उतनी ही हीट जानी चाहिए। लेकिन सर यहां से कितनी हीट जाएगी? अब यार इसके आगे तो रॉड नहीं है, इसके आगे बेटा कोई ऐसे जगह है, कोई बॉक्स है जिसका टेम्परेचर TS है। तो इसका मतलब अब आगे हीट जाने का जो रास्ता है वो कंडक्शन का नहीं है, किसका है? रेडिएशन का। तो इसका मतलब यहां से अब जो हीट जाएगी वो रेडिएशन के थ्रू जाएगी। कोई बात नहीं, तो मैं कह दूंगा कि दिस शुड बी इक्वल टू
थर्मल करंट थ्रू रेडिएशन, या फिर बेटा जो आप लिखते थे ना dQ/dt। कौन से वाले तरीके से? रेडिएशन वाले तरीके से। रेडिएशन वाले तरीके से जो नेट हीट बाहर निकलती थी वो मेरे बच्चे लिखना जानते हैं कि सर उसका फॉर्मूला था E A सिग्मा हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। यही तो था बेटा, यहां से रेडिएशंस बाहर निकलती थी E A सिग्मा हमारे टेम्परेचर की पावर 4, हम कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते थे E A सिग्मा सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। तो जो नेट रेडिएशंस यहां पर बाहर निकल रही हैं उसकी दर, उसकी रेट, जिसे तुम चाहे तो dQ/dt बोल दो या थर्मल करंट बोल दो, उसकी वैल्यू आ गई है E A सिग्मा हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। और अगर सारा का सारा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है, अगर सारा सिस्टम अगर स्टेडी स्टेट पे है तो जितना करंट आया होगा उतना ही करंट गया होगा। बस यहां से यहां तक जो करंट आया है उसका नाम तुम निकाल दो कि सर दिस इज करंट ड्यू टू कंडक्शन एंड दिस इज थर्मल करंट ड्यू टू रेडिएशन। भाई मोड अलग हो गए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा यार, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो कंडक्शन का थर्मल करंट शुड बी इक्वल टू रेडिएशन का थर्मल करंट। कंडक्शन का थर्मल करंट ये रहा, रेडिएशन का थर्मल करंट ये रहा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। हमारा ए से बड़ा ए कैंसिल हो गया। आपने मुझसे के की वैल्यू पूछ रखी है, मेरे ख्याल से आंसर आ गया ई सिग्मा एल टी नॉट की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 अपॉन बेटा T1 माइनस टी नॉट। ये आ गई बेटा हमारी थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज ई सिग्मा एल टी नॉट की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 अपॉन T1 माइनस टी नॉट। ये आ गई बेटा आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। ये एक्चुअल IIT JEE वाला सवाल नहीं था, मैंने एक्चुअल IIT JEE वाला जो सवाल था ना वो इससे आसान था, मैं वो भी करा दूंगा। मैंने तो बिल्कुल प्रॉपर करा दिया, और सिर्फ ये समझाने के लिए, ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठाने के लिए कि बेटा चाहे तुम कंडक्शन वाला थर्मल करंट लिखो चाहे रेडिएशन वाला थर्मल करंट लिखो, एक ही बात है। ऐसे नहीं कि कोई अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा है ना भाई। थर्मल करंट का मतलब तो हीट पासिंग पर यूनिट टाइम होता है, बस यहाँ से यहाँ वो कंडक्शन के थ्रू है, यहाँ से वो रेडिएशन के थ्रू है। और अगर स्टेडी स्टेट है तो दिस करंट शुड बी इक्वल टू दिस करंट। इतना सा काम करना था, हमारा काम बन गया। ठीक है बेटा। एक्चुअल जो जेई का सवाल था ना, मुझे एक्चुअली लैंग्वेज तो उसकी याद नहीं है, ना ही याद करने की जरूरत है। उसमें यहाँ का टेम्परेचर दे रखा था इसका टेम्परेचर दे रखा था 27 डिग्री सेल्सियस और सराउंड का टेम्परेचर दे रखा था 20 डिग्री सेल्सियस। सॉरी इसका 27 था और इसका 17 था, ऐसे था। तो उस केस में आपका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा था, और टेम्परेचर जब डिफरेंस जब बहुत छोटा होता है तो उस केस में आप चाहो तो बड़ा स्टीफन्स लॉ की बजाय स्टीफन्स लॉ का स्पेशल केस, कौन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी यूज कर सकते हो। तो उसमें सवाल में जानबूझ के लिखा हुआ था कि तुम बड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करो और थोड़ा और बढ़िया से आंसर निकाल दो। और मैंने तो बड़ा सवाल एक्सप्रेशन में पूछ लिया, तो कौन सा मेरे को पावर 4 निकालना है, उसमें वैल्यूज थी, इसलिए उसने जानबूझ के ऐसा बोला। तो चलिए वो भी आपको करा देते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला समझ में आ गया होगा। इसका सिर्फ स्पेशल केस है दूसरा पार्ट, और वो एक्चुअली जेईई के अंदर पूछा था। तो चलिए बच्चों, तुम नया डायग्राम बनाओ। कहानी बड़ा काफी हद तक ऐसी है। ये T1 लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, एमिसिविटी इसकी E है। एक्चुअल जो सवाल था उसमें बड़ा बोल रखा था कि ये सरफेस जो है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो आप E की वैल्यू या स्मॉल a की वैल्यू को 1 ले सकते हो। ठीक है। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड बिकॉज सराउंडिंग का टेम्परेचर is slightly less than T नॉट। ये सवाल में गिवन था, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे कि यहां पर थर्मल करंट, ये थर्मल करंट है कंडक्शन का, और यहां पर थर्मल करंट है रेडिएशन का। अगर स्टेडी स्टेट है तो थर्मल करंट
ऑफ कंडक्शन शुड बी इक्वल टू थर्मल करंट ऑफ रेडिएशन। जितना करंट आएगा उतना जाएगा। कंडक्शन का थर्मल करंट लिखना कितना आसान है। आप बोलोगे कि सर कंडक्शन का थर्मल करंट मैं बड़े आराम से इस तरह से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं बेटा, कैसे लिख सकते हो? के ए बेटा बोलना T1 माइनस टी नॉट अपॉन एल, ठीक है ना। टीएस जो है वो टी नॉट से हल्का सा छोटा है, या बड़ा ऐसे बोल दो कि टी नॉट इज बेसिकली टीएस प्लस डेल्टा टी, ठीक। वो डेल्टा टी उस सवाल में 10 डिग्री सेल्सियस था, मुझे कौन सा वैल्यू में इंटरेस्ट है, 10 डिग्री सेल्सियस था, ये 27 था, ये 17 था। चलिए बेटा, शुड बी इक्वल टू योर रेडिएशन करंट। रेडिएशन करंट इज ऑफ कोर्स ई ए सिग्मा, हमारे टेम्परेचर की पावर 4, टी नॉट की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। लेकिन आप बोलोगे सर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है। हाँ बेटा वैलिड है। तो सर मैं ये टी नॉट को लिख सकता हूं टी एस प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, दैट इज सिग्मा, ओ सॉरी ई था बेटा, ई ए सिग्मा, टी एस की पावर को तो 4 को बाहर निकाल लो, टी एस की बेटा 4 को बाहर निकाल लो, 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी एस की पावर 4 माइनस। एज वी नो दैट कि इन दोनों में डिफरेंस बहुत छोटा है, तो डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टी एस। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते ही लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गया के ए T1 माइनस टी नॉट अपॉन एल। ये तो ठीक है बेटा, इट शुड बी इक्वल टू ई ए सिग्मा टी एस की पावर 4, ये तो बाहर आ गया, और 1 प्लस 4 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी एस, बेटा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में 4 को नीचे लिया, माइनस 1 से 1 आपका कैंसिल, एक टी एस भी कैंसिल, पावर 3 आ जाएगा, एरिया से आपका एरिया कैंसिल हो जाएगा, और के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी ई सिग्मा 4 टाइम्स टी एस की पावर 3। देखना पड़ा मेरे से कुछ मिस तो नहीं हो रहा। 4 टाइम्स ई सिग्मा टी एस की पावर 3 डेल्टा टी इंटू एल अपॉन T1 माइनस टी नॉट। ये आपके के की वैल्यू आ गई। मैंने जानबूझ के ना सारा सब कुछ है ना, क्या कहते हैं बेटा, वेरिएबल्स में किया है ना। न्यूमेरिकल वैल्यूज तो बेटा ठीक है, आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगी शीट में, डीवी में, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगी, ऐसी कोई वैल्यूज तो आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। तो बहुत ही ऐसे आसान सी बात है, कोई इतना बहुत टफ टास्क बेटा इसमें था नहीं, है ना, आप इसको निपटा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बेटा आप होमवर्क करें, जो भी आपकी इसेंशियल शीट है, इसेंशियल शीट ऑफ हीट ट्रांसफर, वो तो बेटा कंप्लीट कर लें, और इसके अलावा जो इसकी एक्स्ट्रा एज है बेटा उसे स्टार्ट कर लें, उसे करना स्टार्ट कर लें, क्योंकि अगले चैप्टर में होमवर्क देने में टाइम लगेगा। अगले चैप्टर में भी बेटा मान लो कि ऐसे 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं, इतना पढ़ाऊँ कि उसका होमवर्क देना स्टार्ट करो, तो तुम लोग है ना सिर्फ और सिर्फ एक बार है ना एसेंशियल शीट निपटा लो, और एक्स्ट्रा एज धीरे धीरे इसकी करते रहना, ठीक है। चलिए